हाय फ्रेंड्स, बुधा ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम आज भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री का एक मुख्य भाग है। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इस सिलेबस में मतलब आधुनिक भारत किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ। फिर ब्रिटिश का भारत में विस्तार किस तरह से हुआ, किस तरह से भारत में मैंने विस्तृत हुआ अंग्रेज लोग। फिर है 1857 का विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह। फिर 1858 से लेके 1916 तक का घटना। फिर गांधी युग, जिसमें गांधी जी का मुख्य रोल रहा, जो 1917 से लेके 1947 तक। ये आप याद रख सकते हैं कि गांधी युग कहाँ से कहाँ तक का है, तो 1917 से लेकर 1947 तक, यानी भारत की आज़ादी तक। फिर गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के बारे में पढ़ना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी फिर जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर है ब्रिटिश आर्थिक नीति और है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर है प्रेस, पत्र एवं पत्रिका। फिर नारा कथन, गर्मपंथी एवं इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे कैसे एंट्री किया आप देख सकते हैं। यहाँ ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। फिर ये है अफ्रीका, यूरोप है, एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी था। ये जो कुस्तुनतुनिया है ना, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का पहले राजधानी था। देखिए आगे है, कह रहा 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन से यूरोप और भारत का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे समुद्री मार्ग से भारत का खोज प्रारंभ हुआ। मैंने इस कहने का मतलब है कि 1453 से पहले जो कुस्तुनतुनिया का जो पहले जब पतन हो गया तो स्थलीय मार्ग से जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था वो अवरुद्ध हो गया। तो यूरोपीय लोगों ने सोचा कि हमें भारत से व्यापार करना है, तो स्थलीय मार्ग के अलावा हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो उन लोगों ने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का रास्ता का खोज किया, न कि जैसे जो पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत का जो कहते हैं ना कि भारत का खोज वास्को डिगामा किए हैं, वो भारत का खोज नहीं बल्कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। तो हम यही है कि भारत का खोज जो है, समुद्री मार्ग का खोज किसने किया है, तो पुर्तगाली थे जो वास्को डिगामा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है 1492 में कोलंबस अमेरिका का खोज किया। 1492 यानी अमेरिका का खोज कब हुआ, 1492 में। ये कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का। किसका खोज किया, यानी ये अमेरिका का खोज किया। कौन, कोलंबस। आगे देखिए, आगे कह रहा है 1498 में वास्को डिगामा भारत का खोज किया। ये वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है ना, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1498 में भारत का समुद्री मार्ग का खोज 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है वास्को डिगामा ने भारत में केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा, जहां का राजा कौन था, जमोरी। यानी वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा था। वहाँ का राजा कौन था, जमोरिन। ये एग्जाम में पूछते रहता है कि कालीकट घाट का राजा कौन था, तो जमोरिन था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है भारत में व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनी की स्थापना। यानी भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी का सीक्वेंस, मैंने कौन पहले स्थापना किया उसका ये सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो देखिए 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। ठीक है, ये जो है ये सीक्वेंस है कंपनी की स्थापना, न कि भारत में आने की। जैसे एक होता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी की आने का, मैंने किस सीक्वेंस में आया है, ये उसका सीक्वेंस नहीं, ये है जो कंपनी का स्थापना किस तरह से हुआ। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ है, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ। लेकिन भारत आने वाला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी डच था, लेकिन स्थापना करने वाला दूसरा कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है अंग्रेज। यानी भारत में कंपनी की स्थापना दूसरा, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन अगर कहेगा कि भारत आने वाला दूसरा कौन कंपनी है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है ना? यानी भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी डच था, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाला दूसरा कौन कंपनी था? तो अंग्रेज लोग थे। ठीक है। और तीसरा, और अगर पूछेगा यही कि तीसरा आने वाला कौन था, तो तीसरा यूरोपीय कंपनी अंग्रेज था। लेकिन आया तीसरा, लेकिन स्थापना किया दूसरा अंग्रेजों। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है भारत में कंपनी स्थापना करने वाला दूसरा, देखिए यही बोल रहे थे कि भारत में कंपनी स्थापना करने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपनी स्थापना करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनी जो है वो अंग्रेज था दूसरा, लेकिन दूसरा आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो डच था। ठीक है। ये को एग्जाम में पूछते रहता है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है। तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? कैब्राल। ये दुनिया जानता है कि पहला पुर्तगाली कौन था, तो जानते हैं वास्को डिगामा है, लेकिन पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो कैब्राल था। ये कब आया था? 1500 में। और वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। 1503 ईस्वी में पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में स्थापित हुआ था। 1503 ईस्वी में पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में स्थापित हुआ। ये 1503 ईस्वी में ही जो है दूसरी बार आया था। कौन? मतलब पुर्तगाल के आने पर ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पुर्तगाल का केंद्र, यानी भारत में पुर्तगाल का केंद्र कहाँ कहाँ रहा? तो पहले देख सकते हैं कि ये केरल के कोचीन में रहा, फिर गोवा में रहा, फिर मुंबई में रहा, दमन द्वीप में रहा, ये चटगांव जो है बांग्लादेश पड़ता है, ये हुगली में रहा। यानी इतने स्थान पे पुर्तगालियों का प्रभाव रहा भारत में। क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे पुर्तगालियों का भारत के पूर्वी तट में कौन सा स्थान पर केंद्र रहा है? तो एक है चटगांव जो बांग्लादेश में है, और एक हुगली है। ठीक है। ये कलकत्ता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। देखिए, इसमें कह रहा है VVI के रूप में दे दिया है पॉइंट में कि पुर्तगालियों से चटगांव औरंगजेब छीना तथा हुगली शाहजहां ने छीना। पुर्तगालियों से, जैसे यहाँ चटगांव में पुर्तगालियों का अधिकार था, तो वहाँ जब अंग्रेज औरंगजेब का शासन था उस समय, तो पुर्तगालियों से चटगांव को औरंगजेब ने छीन लिया तथा हुगली को शाहजहां ने छीन लिया। यानी हुगली स्थान को शाहजहां छीना और चटगांव को औरंगजेब छीना। इसलिए छीना क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली लोग खूब लूट घुसोट करता था, इसीलिए उसको मतलब आज़ाद किया औरंगजेब, और औरंगजेब किया चटगांव का और शाहजहां किए हुगली का। ठीक है। आप देख सकते हैं मैप में, ये है पुर्तगाली का केंद्र कोचीन जो केरल में है, ये गोवा, मुंबई, बेसिन, दमन दीव और हुगली, चटगांव। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है पुर्तगालियों का महान बंदरगाह। पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कौन था? चटगांव। ये मेन केंद्र था, महान बंदरगाह था, जिसको चटगांव को कौन छीन लिया पुर्तगालियों से? तो औरंगजेब ने छीन लिया था। ठीक है। बेसिन को पुर्तगालियों से मराठा ने छीन लिया। देखिए, तो इसका तो सभी जगह लगभग छीना ही जा रहा है। देखिए कहाँ कहाँ से, हुगली को शाहजहां छीना और चटगांव को औरंगजेब ने छीन लिया, और बेसिन को देख रहे हैं कि मराठा ने छीन लिया। ठीक है। तो इसके पास बचा कौन? दमन दीव और एक मुंबई बच रहा है। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है भारत आने वाला पहला और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल था। ठीक है ना। तो भारत आने वाला और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। ठीक है ना। अब देखिए, पुर्तगाल के पास कौन कौन बचा? उस सब तो छीन लिया, बच रहा था गोवा और दमन और दीव। ये गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों ने 1961 में आज़ाद किया। यानी 1961 में पूरी तरह से भारत से पुर्तगालियों का सफाया हुआ। ठीक है ना। पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन के केरल में स्थापित हुआ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली का भारत में पहला व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में स्थापित हुआ था। ठीक है। अब देखिए, इसके आगे हम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुर्तगाली के गवर्नर के बारे में। तो पहला गवर्नर, यानी पूछेगा पुर्तगाल का
भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये मेन पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखिए इसके बारे में पॉइंट है कुछ कि इस क्या क्या काम किया है। तो ये पहला गवर्नर था, ये तो बता ही दिए। दूसरा था कि हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए नीले जल की नीति चलाया था। ये नीले जल की नीति को हम इंग्लिश में कहीं कहीं लिख देता है ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पुर्तगाल का कौन सा गवर्नर था जो हिंद महासागर में नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। तो कौन गवर्नर था? तो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नीले जल की नीति के तहत होता था क्या ना कि नीले जल की नीति ये अपना जिस एरिया में रहता था उसका एक एरिया होता था कि बोलता था बोले इस एरिया में अगर कोई समुद्री जहाज का उपयोग करेगा यानी इसका यूज करेगा तो उसको हम उसका टैक्स ही लेता था इसके नीले जल की नीति के तहत। ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे गया दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क। अब देखिए अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं कि क्या क्या किया है। तो भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अगर पूछेगा कि पुर्तगाल जैसे यहाँ क्या था, ये पहला गवर्नर था, लेकिन अगर पूछेगा भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था तो अल्बुकर्क था। ठीक है। दूसरा कह रहा है गोवा को पुर्तगाल साम्राज्य में मिलाया, यानी ये जो गोवा जो बगल में था उसको पुर्तगाल साम्राज्य में किसने मिलाया, यानी कौन गवर्नर मिलाया? तो ये अल्बुकर्क मिलाया था। ठीक है। अब तीसरा गवर्नर देखिए है नीनो डी कुन्हा। अब ये नीनो डी कुन्हा क्या किया है? गोवा को मुख्यालय बनाया। ये गोवा को पुर्तगाल साम्राज्य में मिलाया कौन? अल्बुकर्क। लेकिन कहेगा कि गोवा को मुख्यालय कौन बनाया? तो नीनो डी कुन्हा। ये नीनो डी कुन्हा भी पुर्तगाली गवर्नर था जो कि भारत में पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आया था। ठीक है। अब देखिए पढ़ेंगे कि पुर्तगाल का देन, यानी पुर्तगाल का देन अभी भी भारत में क्या क्या है। जैसे देखिए आलू है, आलू जो है पुर्तगाल से ही आया है। तंबाकू, तंबाकू भी पुर्तगाल का ही देन है। इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख सकते हैं। कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह अकबर का उपयोग किया, यानी तंबाकू का उपयोग भारत में पहला मुगल बादशाह कौन किया? तो अकबर किया, तथा जहांगीर ने रोक लगाया। यानी अकबर ने तो इसका उपयोग किया तंबाकू का, लेकिन वही जहांगीर पूछेगा कि तंबाकू का रोक कौन सा मुगल शासक लगाया? तो ये जहांगीर है। और पहला उपयोग कौन सा किया, कौन सा मुगल शासक? तो अकबर है। ठीक है। फिर है तीसरा अनानास। अनानास भी पुर्तगाल का ही देन है। पपीता भी पुर्तगाल का ही देन है। और प्रेस तो जानते ही हैं, प्रेस भी है पुर्तगाल का देन है। ये 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल द्वारा स्थापित। पूछेगा कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो 1556 में गोवा में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है तंबाकू मध्य काल का फसल है। ठीक है। अब देखिए आप इसका डायग्राम देखिए, इसमें जो आपको अभी पढ़कर हम बताएं उसी का ये डायग्राम चित्र के द्वारा बताया गया है कि ये जो हुगली था पुर्तगालियों को उसका जो अधिकार है वो शाहजहाँ ने छीन लिया, और ये चटगांव जो बांग्लादेश में था अभी है उसको औरंगजेब ने छीना। फिर देखिए ये कोचीन जो केरल में है इसको कौन छीन लिया? त्रावणकोर के राजा ने इस पर अधिकार कर लिया, यानी ये भी छीना गया। और ये मुंबई है, मुंबई दहेज में अंग्रेज़ों को मिल गया। आप जानते हैं कि मुंबई को दहेज यानी कैथरीन उसकी जो रानी थी वो अंग्रेज के साथ जो समझौता के तहत एक विवाह हुआ था जो मुंबई को दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। और बेसिन क्षेत्र जो था वो मराठा लोग ने छीन लिया। इसके पास बचा था दमन और दीव और एक गोवा जो कि 1961 में, देखिए गोवा, दमन और दीव जो कि 1961 में स्वतंत्र हुआ और पूरी तरह से पुर्तगाल यहाँ से समाप्त हुए। अब देखिए इसके बारे में, ये चैप्टर तो हम पढ़ लिए हैं, अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आप देखिए उत्तर। करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं कि चटगांव, आपको हम डायग्राम अभी दिखाए थे कि पूर्वी तट पर देखिए, पूर्वी तट पर ये चटगांव है कि नहीं, पूर्वी तट पर ये जो चटगांव आपको दिख रहा है पूर्वी तट पर है। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप डायग्राम देख कर ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ सही चटगांव। फिर कह रहा है पुर्तगाल भारत में क्या नहीं करते थे? तो क्या नहीं करते थे? तो तंबाकू से लूटपाट डकैती तो करवे करते थे, समुद्र में लूटपाट और डकैती तो करते थे चटगांव बंदरगाह पे, क्योंकि पूरी समुद्र ही उसके एरिया में था, उसके कब्जे में था। फिर तंबाकू की खेती तो करवे करता था। फिर है बिहार से व्यापार भी करता था। ये पायरेसी नहीं करता था। पायरेसी के मतलब आप समझ सकते हैं, पायरेसी जो होता है ना, पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेट माल, यानी जैसे कोई कंपनी अगर ओरिजिनल माल बना रहा है तो उसके ही नाम पर डुप्लीकेट माल बनाकर बेचना,
पायरेसी कहलाता था, जो कि ये पुर्तगाल लोग नहीं किए हैं, आगे पढ़ना है। ये पायरेसी का काम फ्रांसीसी किए थे, वो मतलब डुप्लीकेट माल बनाकर बेचना ही पायरेसी कहलाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुर्तगाल भारत में क्या नहीं करते थे, तो पायरेसी नहीं करते थे। ठीक है, आगे देख रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पायरेसी, किसी को देखकर नकली सामान बनाना क्या कहलाता है, पायरेसी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वीडियो को लास्ट बंद करते हैं, तब तक हम अगले वीडियो को डालेंगे।